नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। 2022 के पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के बहुत सारे सर्किल के PYQ हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के विभागीय परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन लिमिटेड रहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में तमिलनाडु सर्किल 2022 पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, पिछले 4 सालों का पीडीएफ, 80 सेट से ज्यादा पीडीएफ उत्तर सहित चाहिए, आपको हमारे पेड क्लास में मिलेगा। इस वीडियो में आपको डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का सलूशन चाहिए, उनका वीडियो लेक्चर चाहिए, उनका पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में आपको इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर पूछा गया है, वो बोला है कि तिमाही के लिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का किराया कितना लिया जाता है। अगर हमसे क्वार्टरली पूछा है तो आपको बात ध्यान होना चाहिए कि भाई आपको 6 महीने का, आपको 9 महीने का और 12 महीने का सब कुछ आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों साथ में परचेस करते हैं, 3 महीने किराया आपको 80 रुपए देना पड़ता है। अगर यही कंडीशन 12 महीने का होता तो आपको 250 रुपए देना पड़ता। अगर यही कंडीशन हम बात करते कि भाई पोस्ट बॉक्स बस ले रहे हैं, पोस्ट बैग नहीं ले रहे हैं 3 महीने के लिए, तो 50 रुपए होता। ध्यान रखिएगा। अगर हम सालाना बात करते कि आप पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग में एक ले रहे हैं 12 महीने के लिए, तो 150 रुपए। इसका उत्तर सी था। हमने कुछ और चीजों के बारे में बात किया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। बताइए, इंश्योरेंस इज कंपलसरी इन द फॉलोइंग केस व्हेन द आर्टिकल कंटेन। कि निम्नलिखित मामलों में बीमा अनिवार्य होता है जब लेख शामिल हो। कोई भी कॉइन है, कोई भी करेंसी है, कोई भी ज्वेलरी है, इन सभी मामलों में आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है। इसी वजह से डी उत्तर करेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो आईपीओ से पूछा है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा है। पूछा यह गया है कि इसका करेंसी अवधि कब तक होता है। जैसे यदि आपने परचेस किया तो कब तक ये वैलिड रहता है, तो मैं 2-3 चीजों के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीओ को जो करेंसी अवधि होता है वो 24 महीने के लिए होता है। हम कहें कि भाई 24 मंथ के लिए होता है। याद रखने वाली बात है कि आप इसका वैलिडिटी 1 साल और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? यदि आपने कोई आईपीओ खरीदा हुआ है, 50 का है, 20 का है, तो जितना आपने कमीशन पहले दिया था उतना ही डाक टिकट लगा के आप उसका वैलिडिटी 1 साल और बढ़ा सकते हैं। तो डाक टिकट लगा के उसको 3 साल कर सकते हैं। नॉर्मली उसका वैलिडिटी जो है 24 मंथ होता है। इसी वजह से इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। क्वेश्चन क्या बोला है कि मृत व्यक्ति को संबोधित एक पंजीकृत वस्तु डॉट डॉट के रूप में माना जाता है। रजिस्टर आर्टिकल एड्रेस टू द डिसीज पर्सन इज ट्रीटेड एज। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोई भी आर्टिकल यदि डिसीज पर्सन के नाम में आएगा तो आर्टिकल को अनक्लेम की भांति ट्रीट किया जाता है। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमारा थ्योरी अच्छे से क्लियर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार पूछा जाता है कि इन विच केस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य होता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पार्सल एक्सीडिंग 4 kg। बिल्कुल, यदि पार्सल 4 किलो से अधिक है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है और दोनों मामलों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसीलिए हमारा उपयुक्त ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं तो इजी इजी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन के मुद्दे की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। बोला है पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड बाय। कि कोई डाक लेख है उसको किसके द्वारा रीडायरेक्ट किया जाता है।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको बताई थी। यदि कोई आर्टिकल संचरण में होता है तो ना आर्टिकल को रोका जाता है, मतलब ना इंटरसेप्ट किया जाता है, ना तो उसे रीडायरेक्ट किया जाता है। ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहां पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में। याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी आर्टिकल भले गलत पते पर चला गया है, उसका रिडायरेक्शन हमेशा ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन से ही बनाना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखने वाला बात है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास मेलात। मैंने आपको प्रथम श्रेणी डाक और द्वितीय श्रेणी डाक के बारे में बताया था कि प्रथम श्रेणी डाक के अंतर्गत लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड आते हैं। बाकी बचा हुआ जितना भी आइटम है, अंतर्देशीय डाक में टोटल आर्टिकल का 10 कैटेगरी है। जो भी कैटेगरी बचा वो सभी कैटेगरी सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आता है। हम देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में जो ऑप्शन हमने बोला है आपको कि लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड जो है वो डी में दिया है, इसी वजह से इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी टैक्स अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल। एक कहानी में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कोई आर्टिकल है जिस पर डाक भर पेड नहीं है, अगर 1 रुपया पेड नहीं है तो दुगना चार्ज किया जाता है, अगर थोड़ा बहुत पेड है तो कमी का दुगना चार्ज किया जाता है। समझने वाली बात यह है भाई साहब कि मिनिमम अमाउंट कितना चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी आईएलसी है, इनलैंड लेटर कार्ड है। इनलैंड लेटर कार्ड में होता क्या है कि 2.5 रुपए का आता है, 2 रुपया पेड है, ठीक है। और मान लीजिए 2 रुपया 25 पैसा उस पर पेड है, 25 पैसा पेड नहीं है, तो उसका दुगना कितना हो, 50 पैसा। तो कंडीशन ये होता है कि 50 पैसा नहीं, फिर उस कंडीशन में 1 रुपया ही चार्ज किया जाता है, मतलब मिनिमम हर कंडीशन में 1 रुपया चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बैग ऑब्लिक पोस्ट बॉक्स। कौन से आर्टिकल पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल की पूरी तरीके से भुगतान की गई गैर पंजीकृत आर्टिकल ही पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो रेट मैंने बताए, बाकी जो भी कंडीशन है पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के, उन सभी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकिंग इंप्रेशन शुड बी, कि फ्रैंक छाप में जो छाप होता है, इंप्रेशन होता है, वो कौन से कलर का होता है। हरा बोला है, नीला बोला है, पीला बोला है, काला बोला है। देखिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जब से विभागीय परीक्षा होना शुरू हुआ है। पिछले 4 सालों से इन्होंने गाइड को अपडेट नहीं किया, इस वजह से ये दिक्कत होती है कि भाई साहब आपको गाइड में देखने को मिलता है हरा और आपको जो नया अपडेट वाला देखने को मिलता है वो नीला। तो आपको ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं तो अपडेट वाला नीला याद रखना है। इसका इसमें तो दिया ही नहीं, इसी वजह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेड भी दिया होता तो आप एज पर गाइड रेड लगा सकते थे और अपडेट के अनुसार ब्लू लगा सकते थे और उसके ऊपर फिर क्लेम भी कर सकते थे। ये भी आप बात ध्यान रखिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो कैंसिल भी करवा सकते थे, ये आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बी था वो हमने टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है द फी फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट एयरलिफ्टेड टू अ फॉरेन कंट्री। क्या बोला है कि नेत्रहीन साहित्य के पैकेट को विदेश ले जाने के लिए शुल्क क्या लिया जाता है। समझने वाली बात है कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में किसी प्रकार का कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया जाता। कौन सा चार्ज को छोड़कर, हवाई चार्ज को छोड़कर। समझिएगा इस बात को कि भाई साहब जब किसी भी कंडीशन में बीएलपी को फॉरेन भेजा जाता है तो हवाई चार्ज, वो हवाई चार्ज वसूल किया जाता है जो प्रिंटेड पेपर में वसूल किया जाता है। एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड पेपर का ही एयर चार्ज वसूल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, इजी क्वेश्चन है। जनरल मैक्सिमम वेट बताना है एयर पार्सल का। हमने बहुत बार बताया कि नॉर्मल पार्सल है, सरफेस पार्सल है, एयर पार्सल है। हर एक कंडीशन में जो मैक्सिमम वेट होगा वो 20 kg होगा। फॉरेन का कंडीशन में भी यही है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलो अगला देखो भाई साहब 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर में आपसे पूछा है कि फॉरेन पोस्टल आर्टिकल का कौन कौन सा कैटेगरी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 कैटेगरी है फॉरेन पोस्टल आर्टिकल का, एक लेटर पोस्ट है, दूसरा पार्सल पोस्ट है। लेटर पोस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे इंलैंड से तो बिल्कुल डिफरेंट है।
क्योंकि इंग्लैंड में 10 टाइप का आर्टिकल आपको देखने को मिलता है और फॉरेन में केवल 2 टाइप का आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। कहानी क्या है, लेटर पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आपका पोस्ट कार्ड आता है, लेटर आता है, इसके अलावा इसमें स्मॉल पैकेट आता है, इसके अलावा इसमें प्रिंटेड पेपर आता है, बीएलपी आता है, ये सभी चीजें इसी पोस्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और पार्सल पोस्ट में पार्सल और इसके अलावा इंसोर्ट पार्सल भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है आर्टिकल एक्सेप्ट वीपी एड्रेस पोस्ट रेस्टेंटे, कि आर्टिकल जो कि संबोधित किया गया है पोस्ट रेस्टेंटे को वीपी को छोड़कर बाकी आर्टिकल को रोकने का अवधि क्या होगा, 15, 10, 2 या 1 मंथ। मैंने आपको बताया कि किसी आर्टिकल पर रिमार्क दिया हुआ है टू अवेट अराइवल या फिर डाकघर को संबोधित आर्टिकल है, तो उसको हम 1 महीने तक डाकघर में रोक सकते। किसके लिए, यात्रियों और अजनबियों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। समझने वाली बात है कि इस पर आर्टिकल 1 महीना रोका जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। चलिए, मैक्सिमम आपसे वेट पूछा है फॉरेन लेटर का, याद रखिएगा मैक्सिमम जो वजन है फॉरेन लेटर का वो है 2 kg। कभी आपसे नॉर्मल पूछे सरफेस वाला तो भी आपको 2 kg बताना है, अगर आपसे कभी एयर का पूछता है तो भी आपको 2 kg बताना है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा है विदेशी पत्र का अधिकतम भार, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विदेशी पत्र का अधिकतम जो साइज होता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, दोनों कंडीशन में, रोल फॉर्म विदाउट रोल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, एरोग्राम का वजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। एरोग्राम का वजन 3 ग्राम होता है मैक्सिमम, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो प्राइस है 20 रुपए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करूं तो ये स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल है, सरफेस में इसके कैटेगरी का कोई आर्टिकल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो नियम बताते हैं हम एरोग्राम के बारे में कि ये नियम पालन करना है, ये वजन पालन करना है, ये साइज पालन करना है, उनको यदि फॉलो नहीं करता तो इसको हम एरोग्राम फिर नहीं मानते, इसको हम पत्र मानते हैं और उसके अनुसार ही फिर डील करते हैं, चार्ज वगैरह फिर उसके अनुसार वसूल करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, समझिएगा क्या बोल रहा है कि विदेशी वस्तुओं के निरोध की अवधि वीपी के लिए पोस्ट रेस्टेंटे को संबोधित होती है, क्या होगी बताइए। अभी हमने बताया कि नॉर्मल कोई आर्टिकल है वो वीपी नहीं है, अगर पोस्ट रेस्टेंटे को संबोधित है 1 महीना, अगर बीपी आर्टिकल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 7 दिन, है ना। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि एक में आपका 7 दिन है बीपी के मामले में और दूसरा कंडीशन में आपको 1 महीना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कोई अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल है, इनसफिशिएंटली पेड एयरमेल आर्टिकल है जिस पर बाहर प्रेषक का नाम और पता दिया गया है, तो आर्टिकल को हम कैसे ट्रीट करेंगे। क्या कंडीशन है, अनपेड है या फिर अपर्याप्त रूप से पेड है कोई आर्टिकल। देखिए पहला क्या बोला है आपको ऑप्शन में कि डिलीवर टू एड्रेसी कलेक्शन ऑफ डिफिशियंसी पोस्टेज, कि हम इसे एड्रेसी को वितरण कर देंगे और उससे ही चार्ज वसूल कर लेंगे, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसे हम प्राप्तकर्ता को डिलीवर नहीं करेंगे, इसे बल्कि हम वापस कर देंगे प्रेषक को, और जब वह चार्ज पूरा पेड कर देगा तभी आर्टिकल फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी दिया है कि रिटर्न टू सेंडर फॉर मेकिंग ऑफ डिफिशियंसी एंड रिपोस्टिंग, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 18 का डी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इन केस ऑफ फॉरेन लेटर एडवाइस ऑफ डिलीवरी द फॉलोइंग ओवर वर्ड इज रिटन, कोई भी आर्टिकल है जिसके साथ डिलीवरी की सलाह लगानी है, वितरण की सलाह लगानी है, उस आर्टिकल पर एक आपको वर्ड मेंशन करना पड़ता है। वर्ड क्या होता है, एडी, सीडी, एआर या सीआर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसके साथ आपको एडी लिखना पड़ता है जिसका मतलब होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, जो यूनिक क्वेश्चन उनको याद ही कर लेना है क्योंकि अगेन से परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या बोला है, फॉरेन आर्टिकल पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप विल बी हैंड ओवर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि जहाज पर पोस्ट की गई विदेशी वस्तुएं निम्नलिखित कथनों के साथ सौंपी जाएंगी, उस पर क्या चीज मेंशन किया जाएगा बताइए, FA2, AV2, BV2 या CB2। याद रखिएगा उस पर एक वर्ड मेंशन किया जाता है जो होता है AV2। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, एक्सपांड करना है DCF,
डीसीएफ का मतलब क्या होता है, आईटी 1.0 के संदर्भ में। याद कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डी फॉर होता है डाटा, सी फॉर होता है सेंटर, या एफ फॉर होता है फैसिलिटी, डाटा सेंटर फैसिलिटी। ठीक है, इसका वेंडर रिलायंस। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका क्या उत्तर हो गया, इसका उत्तर आपका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, बोला है डीआरसी। देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है डीसीएफ में और डीआरसी में। डीसीएफ क्या होता है, डीसीएफ होता है डाटा सेंटर फैसिलिटी, जिसका वेंडर रिलायंस है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका डिजास्टर रिकवरी सेंटर, आपदा रिकवरी सेंटर 1.0 में बनाया गया था, जो कि था मैसूर में। हमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा, इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। ध्यान रखिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 22 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर का 1.0 से क्वेश्चन पूछा है, बोला है प्राइमरी डाटा सेंटर चालू कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार किया है। प्राइमरी डाटा सेंटर कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पर स्थित है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। याद करने वाली बात है कि 13 अप्रैल 2013 को नवी मुंबई में प्राइमरी डाटा सेंटर का शुरुआत किया गया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ स्थित है, यह भी ध्यान रखना है कि कब इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा नहीं है। कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं, उनमें से चयन करना है कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 1.0 का हिस्सा नहीं था। चलिए देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एरो, बिल्कुल प्रोजेक्ट एरो जो है 2008 का था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसका जो साइलो था वो था लुक एंड फील। चलिए ये इसका भाग नहीं था। एमएनओपी ये भी इसका पार्ट नहीं था, जिसका फुल फॉर्म होता है मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर इसका पार्ट था, दर्पण भी इसका पार्ट था, चेंज मैनेजमेंट भी इसका पार्ट था, और ग्रामीण हार्डवेयर मतलब रूरल हार्डवेयर भी इसका पार्ट था। दो नहीं थे तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे, 1 और 2 इसका भाग नहीं था, जो उत्तर सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में डाक विभाग के सभी कार्यों को केंद्रीय सर्वर से कनेक्ट किया गया था। कौन सा इनमें से केंद्रीय सर्वर में शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। मेल, ये भी केंद्रीय सर्वर मतलब सेंटर सर्वर से कनेक्ट रहता है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर भी सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट रहता है। बैंकिंग भी कनेक्ट है, इंश्योरेंस कनेक्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंट कनेक्ट है। ये पांचों जो हमने पढ़े हैं ये सभी केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत मॉड्यूलर स्केलेबल समाधान प्रदान करती हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर का, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का है। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2012 में जो आईटी 1.0 था उसका इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था। देखिए कुछ आपको विकल्प दिए हैं, पढ़ लेते हैं। देश भर के सभी डाकघरों में रंग रूप को सुधार करना, ये बिल्कुल इसका पर्पस नहीं था। पर्पस क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाकघर है उसको तकनीक से जोड़ना। इसके अलावा आरआईसीटी के माध्यम से जो भी गांव के कस्टमर है उनको बुनियादी सर्विस प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो भी डाकघर में काम किए जा रहे हैं जैसे पोस्टमैन डिलीवरी हो गया, उनको तकनीक से जोड़ना। बाकी ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है, ये सभी उसका पर्पस था, और जो ए में दिया है वो उसका पर्पस नहीं था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बोला है आईटी आधुनिकीकरण 1.0 में टोटल कितने सेगमेंट थे। बताइए, हमने बहुत बार क्वेश्चन कर लिया, इजी क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप का सेगमेंट जिसमें आपका सीएम आता है, सीएसआई आता है, इसके अलावा एफएसआई आता है, इसके अलावा आपका आरएच आता है, आरएसआई आता है। ये सभी आईटी 1.0 के सेगमेंट थे। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, टोटल 8 थे। बाकी जो छूट गया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, बोला है एफएसआई का मतलब क्या होता है।
देखिए एफएसआई का वेंडर, सबसे पहले आपको बता देता हूं, एफएसआई का जो वेंडर था वो था इन्फोसिस। एफएसआई में कौन सी चीजें, जैसे आपका कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, ये चीजें कवर की जाती थी। इसका फुल फॉर्म पूछा है तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर होता है। अगर आपको सर्विसेज बस दिया है तो भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको दिया है सिस्टम तो भी सही हो जाएगा, दोनों बातें सही होती हैं, दोनों बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। ए नंबर का उत्तर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कभी आपको सिस्टम देखने को मिलेगा तब भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, बोला द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज द हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित घटक की कुल परियोजना लागत सबसे अधिक थी। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो खर्चा आया था वो था सीएसआई में, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में। कौन सा उत्तर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे कम खर्चा किस सेगमेंट में आया था। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटीग्रेटर के बारे में कुछ विकल्प दिए हैं, आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसमें 3 नेटवर्क हैं, गलत हो जाएगा। इसमें 1 है, यह भी गलत हो जाएगा। अगला जो दिया है इसमें 2 नेटवर्क हैं, यह सही हो जाएगा। इसमें 2 टाइप का नेटवर्क उपलब्ध होता है, कौन सा, एक होता है आपका बीएसएनएल और एक होता है आपका सिफी। ध्यान रखिएगा एनआई का जो वेंडर था वो था सिफी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट एंड सर्विस से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बोला है कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो कि अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट है। बताइए कि नुकसान के मामले में मुआवजा कितना दिया जाता है। तो 2 कंडीशन होते हैं, दोनों कंडीशन बता देता हूं। एक डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा व्यापारिक होता है। अगर आप व्यापारिक सामान भेजते हैं तो अलग उसके लिए कंपनसेशन है, अगर आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो अलग उसके लिए कंपनसेशन है। डॉक्यूमेंट की जब बात करेंगे तो जो पोस्टेज आपने दिया है वो पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भेजते हैं तो नॉर्मल पोस्टेज नहीं लगता, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे पोस्टेज वसूल किए जाते हैं। जब मर्चेंटाइज का बात आएगा तो मर्चेंटाइज या बोले व्यापारिक जो सामान होते हैं उस कंडीशन में मैक्सिमम आपको 130 एसडीआर दिया जाता है, या फिर जो नुकसान हुआ है दोनों में से तुलना किया जाएगा, जो कम होगा वही आपको कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा। इसका जो जवाब था वो था आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है वो 32 नंबर का है। अभी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का मुआवजा का बात किया है, तो स्पीड पोस्ट इनलैंड के मुआवजा का बात ना करें, क्या ऐसा हो सकता है। तो कंडीशन ये है कि भाई अगर अंतरदेशीय स्पीड पोस्ट है और नुकसान हो गया तो मुआवजा क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज या फिर 1000, व्हिचएवर इज लेस। दोनों को कैलकुलेशन किया जाएगा और जो कम होगा वो दिया जाएगा, या तो स्पीड पोस्ट का दुगना या 1000, जो कम होगा वही दिया जाता है। कौन सा उत्तर, उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि एसबी स्कीम जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उन पर यदि आपको नामांकन में परिवर्तन करना है या फिर नामांकन कैंसिल करना है, चार्ज क्या लगता है। चलिए 50 रुपए प्लस जीएसटी इसका सही उत्तर होगा, मतलब 59 रुपए। इसका उत्तर ए करेक्ट होगा। बाकी अकाउंट ट्रांसफर करना है 100 रुपए प्लस जीएसटी। अगर आपने चेक का डिसऑनर किया है तो 100 प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक लेना है तो 50 प्लस जीएसटी। बाकी बातों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पीपीएफ के संबंध में पूछा है, 34 है। बताइए कि विच द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ के संबंध में कौन सा सही है। कुछ विकल्प दिए हैं, देखिए पीपीएफ में बाकी जो कंडीशन उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देख लेते हैं। पहला बोला है कि ग्राहक जो है खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर दूसरा जो वर्ष रहेगा उस वर्ष से 5 साल के बाद एक निकासी कर सकता है। क्या है आपको ये बात सही लग रही है।
हाँ जी, बिल्कुल सही लग रही है कि खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 साल के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान जो पीपीएफ अकाउंट होल्डर रहेगा वह एक विड्रावल करवा सकता है। अब निकासी जो होगी, अब समझिएगा कि अमाउंट ऑफ विड्रावल कैन बी टेकन 50%, कि निकासी राशि की पिछले चौथे वर्ष के अंत में, मतलब पिछला जो फोर्थ फाइनेंशियल ईयर है उसके अंत में या पिछले वर्ष के अंत में जमा राशि का 50% ही लिया जाएगा। दोनों में से जो कम होगा उसी को लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातों को हमने देख लिया है, इसी वजह से इसका उत्तर हम सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और ये कंडीशन जो पूछा गया है वो ईएमओ के बारे में है। मैंने आपको ईएमओ के सारे कंडीशन बताए थे। अब यहां पर यह पूछा गया है कि यदि आप आदाता के नाम में परिवर्तन कराना चाहते हैं, कौन सा आदाता? जो ईएमओ का आदाता है। पहले यदि आपने किसी ईएमओ को रमेश के नाम में दिया था, अब ईएमओ गणेश के नाम में देते हैं, तो आपको उसी के संबंध में कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, ये तो पॉसिबल हो जाता है कि ये प्रेषक एक धनादेश जिसका भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक हो सकता है कि राशि का भुगतान आदेश में नामित प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जाए। यदि प्रेषक आवेदन देता है और कहता है कि भाई साहब अभी हमें अदाता के नाम में परिवर्तन कराना है, तो ये पॉसिबल हो जाता है। कब हो जाएगा? जब डाकघर में जाके आप आवेदन देंगे। कैसे होगा? तो बी नंबर ऑप्शन में बताया है कि जितना कमीशन आपने पहले दिया था उतना ही कमीशन आपको दोबारा देना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी, हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, ये दोनों बातें सही हैं। मतलब नाम में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन तभी होगा जितना कमीशन आपने पहले दिया है दूसरा कमीशन आपको देना पड़ेगा। ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, इसी वजह से हम सी उत्तर कलेक्ट करेंगे। हमें ढूंढना सही था और सही जो है आपको मिल गया है। अगला जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आईएफएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के तहत एक कैलेंडर वर्ष में कितना ट्रांजैक्शन कोई भी पर्सन कर सकता है? बताइए, 30, 25 या फिर 20? इसके कुछ कंडीशन बताओ। इसका उत्तर ए हो जाएगा, 30 ट्रांजैक्शन पर पर्सन पर ईयर कर सकता है। कुछ कंडीशन बताऊं तो यदि कोई भी व्यक्ति जो भारत पढ़ने आ रहा है, घूमने आ रहा है, उसको पैसे का जरूरत पड़ता है तो 50,000 तक कैश में इंस्टेंट मंगवा सकता है डाकघर के माध्यम से। और इसका जो अधिकतम लिमिट है वो 2500 यूएसडी तक है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं आइडेंटिटी के रूप में, बाकी आपको पैसा आपको दे दिया जाता है। 50,000 आपको कैश मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर आपका करेक्ट हो गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में भी डिस्कशन किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। 37 नंबर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पीएलआई में जो सीपी पॉलिसी होती है, चाइल्ड पॉलिसी, अधिकतम उसका सम एश्योर्ड क्या होगा? हमने बताया था कि पीएलआई और आरपीएलआई में सीपी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर हम पीएलआई के बारे में बात करेंगे तो पीएलआई में कंडीशन होता है कि 3 लाख या फिर माता पिता का जो सम एश्योर्ड है, गार्जियन का जो भी सम एश्योर्ड है, दोनों में से जो कम होगा वही जो है सीपी पॉलिसी के तहत बच्चों का बीमा किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आरपीएलआई की बात करेंगे तो आरपीएलआई में जो यहां मैं 3 लाख का लिमिट बता रहा हूं वहां वो लिमिट 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ₹3 लाख इक्वल टू द सम पेरेंट। सी नंबर का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर युगल सुरक्षा। युगल सुरक्षा को मैं बोलता हूं कपल सुरक्षा, और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं जेएलए, मतलब ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस। क्या होता है भाई साहब? होता यह है कि जो भी युगल है उसका उम्र 21 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम टर्म 5 साल का है, अधिकतम टर्म 20 साल का है। अधिकतम किसी भी पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस का टाइप में 50 लाख तक सम एश्योर्ड किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पॉलिसी है, जैसे आपका डब्ल्यूएलए है, सीपी को छोड़कर, मतलब चाइल्ड पॉलिसी को छोड़कर बाकी जो पॉलिसी है उनमें 50 लाख तक का बीमा करवा सकते हैं। और मिनिमम कितना है? मिनिमम का बात करेंगे तो 20,000 सम एश्योर्ड मिनिमम करवाना ही पड़ेगा। ये पीएलआई का कंडीशन होता है।
39 नंबर का है, बोला है कॉमरेटिव स्टैम्प रामायणा इशूड, डेट पूछा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 22 सितंबर 2017 को इशू किया गया था। डेट डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाता है डाक विभाग, उस स्कीम को हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। दीनदयाल स्पर्श योजना, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कंडीशन होता है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 9 तक के बच्चे इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है कि भाई साहब जो भी स्टूडेंट है पिछला क्लास में उसने 60% एबव से मार्क्स गेन किया हो। ST/SC के लिए 5% छूट हो जाता है, तो उसको 55% का जरूरत पड़ता है। क्यों किया जाता है, टिकटों को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में टिकटों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह स्कीम चलाई जाती है। 2-3 बातें यदि मैं आपको और बताऊं तो भाई साहब ध्यान रखिएगा कि इस स्कीम में सालाना जो भी बच्चा इस पर पार्टिसिपेट करके इस परीक्षा को पास करता है उसको 6,000 सालाना स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। इसका उत्तर ये करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 41 नंबर का। 41 में बोला है अ विलेज सॉर्टिंग लिस्ट फॉर्म नंबर M52 विल बी प्रिपेयर्ड एंड सप्लाई टू ईच पोस्ट ऑफिस बाय, कि फॉर्म M52 में एक ग्राम छटाई सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक डाकघर को इसकी आपूर्ति की जाएगी। किसके द्वारा तैयार की जाएगी, किसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी। SPOs मतलब डिवीजन हेड करेंगे, रीजनल PMG करेंगे, CPMG करेंगे या SDI करेंगे। याद रखने वाली बात है कि भाई विलेज सॉर्टिंग लिस्ट फॉर्म नंबर है M52, याद कर लेना। प्रिपेयर्ड करने का काम, सप्लाई करने का काम सब डिविजनल इंस्पेक्टर करते हैं, जिसे हम SDI भी बोलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि जिन कार्यालय में एक से अधिक लिपिक हैं वहां कार्य वितरण का ज्ञापन किस रूप में रखा जाता है। MDW के बारे में बात कर रहा है। क्या कहानी है, कहानी ये है कि उस पोस्ट ऑफिस में कौन सा काम कितना किया जाएगा, कितने बजे तक किया जाएगा, उस ऑफिस के कर्मचारी क्या काम करेंगे, ये सारी जानकारियां MDW मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कार्य वितरण का ज्ञापन में दिया जाता है। फॉर्म नंबर होता है MS11, जारी करता है SPOs। अगर हम डाकघर के मामले में बात करें तो जारी करने का काम करता है SPOs, बनाने का काम करता है पोस्ट मास्टर। याद कर लीजिएगा। सवाल आपसे ये रहेगा कि भाई साहब अगर बात आती है सेक्शन की, अगर बात आती है मेल ऑफिस की, तो मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क का जो फॉर्म है उसको बनाने का काम कौन करता है। कमेंट बॉक्स में डाल के आप अपना उत्तर बताइएगा। 42 का जो सही जवाब हो गया है वो हो गया है C। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, ऑल सर्कुलर इशूड बाय हेड ऑफ सर्किल विल बी डिस्ट्रॉयड। डाक सर्किल के प्रमुख द्वारा जो भी परिपत्र जारी किए जाते हैं उनका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है। हमने प्रिजर्वेशन पीरियड के बारे में आपको बताया कि भाई एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, हेड ऑफ सर्किल के द्वारा जो सर्कुलर इशू किए जाते हैं उसका वैलिडिटी 3 साल होता है। कब से गिनेंगे, जिस वर्ष में जारी किया है उस वर्ष को छोड़कर अगले साल के अप्रैल महीने से इसकी गिनती 3 साल के लिए की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का, बोला है SB आदेश ... के अनुसार BO में जो निकासी का सीमा है वो 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है पर इंडिविजुअल। कौन सा SB आदेश था, 2 2021, 22 2021, 4 2021 या 5 2021। करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि SB ऑर्डर 2 2021 के तहत BO में निकासी की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का है, बोला है SB एप्टीट्यूड टेस्ट वाज एबॉलिश्ड थ्रू व्हिच SB ऑर्डर। SB एप्टीट्यूड टेस्ट को किस SB आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। SB ऑर्डर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। हमने आपको बताया है कि 2024 का एग्जाम है तो आपको 23 का और 22 का SB ऑर्डर याद कर लेना है और बाकी जो आपको पेपर में मिलेगा उसको भी आपको याद कर लेना है। ये 2022 का परीक्षा था तो यहां पर 2021 के SB ऑर्डर पूछे गए थे।
हम बात करेंगे एसबी एप्टीट्यूड टेस्ट के समाप्ति की। तो एसबी ऑर्डर 20 2021 के माध्यम से इस टेस्ट को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर का, पिछला क्वेश्चन का उत्तर सी था, अगला क्वेश्चन 46 है। अनुपयोगी थैलों का रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? देखिए, थैलों की नीलामी और जो अनुपयोगी थैलों को डील करने का काम रहता है वो करता है सर्किल बैग ऑफिस। देखिए, थैलों के स्थानांतरण के लिए प्रणाली बनाई गई थी जिसमें आपका सीबीओ, डीबीओ और यूबीओ था। अगर हम अनुपयोगी थैलों का बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सीबीओ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि डीबीओ और यूबीओ में डे बैग बुक कितने समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है? प्रिजर्वेशन पीरियड पूछा है डे बैग बुक, डीबीओ और यूबीओ का। याद रखिएगा, इसका प्रिजर्वेशन पीरियड 2 साल होता है। बाकी जो इसी के अंतर्गत आते हैं, यहां पर ही एक चार्ट दिया है, मतलब जहां पर ये जानकारी आपको दी गई है यहां पर ही कुछ और चीजों का प्रिजर्वेशन पीरियड बताया है, उसको जाके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका डी हो गया है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है। पूछा है कि भारत एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब ज्वाइन किया था? उत्तर आपका 1973 होगा। एपीएडब्ल्यूपीयू का स्थापना पूछेगा 1961, ध्यान रखना है। इसका उत्तर बी हो गया है। बाकी चीजों के बारे में डिस्कस हमने कर लिया है। अगला जो है वो पूछा है आपसे 49 नंबर में, बोला है प्रिजर्वेशन पीरियड आर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू आर्टिकल रिसीव डिस्पैच बाय फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक द्वारा प्राप्त प्रेषित वस्तुओं संबंधी सभी अभिलेखों का परिरक्षण अवधि क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा 18 मंथ। ध्यान रखिएगा कि जो भी फॉरेन के आर्टिकल होते हैं उन पर जो दस्तावेज होते हैं उनका परिरक्षण अवधि 18 मंथ होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ डायरेक्टरेट फंक्शन सेंट्रल बैग ऑफिस? कौन सा अनुभाग जो है वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में काम करता है? देखिए, बैगों का स्थानांतरण के लिए प्रणाली बनाया गया जिसमें यूबीओ बनाया, डीबीओ बनाया, सीबीओ बनाया और उसमें जो है एक डी सेक्शन भी बनाया जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बैग ऑफिस। ध्यान रखिएगा, ये बैगों से डील नहीं करता लेकिन बैगों के पत्राचार से डील करता है। इसी वजह से इसे हम डी सेक्शन बोलते हैं और डी सेक्शन हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हमने तमिलनाडु सर्किल के डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।